भारत में विभिन्न जातियां बसती हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित है और इस व्यवस्था में सबके अपने नेता और प्रवक्ता आते रहे हैं और इन नेताओं का एक उद्देश्य रहा है अपने अपने समाज के लिए सामाजिक स्तर पर कार्य करना। और XMT न्यूज़ ने ऐसे नेता कहे या कार्यकर्ता दिनेश कुमार गौतम जी से मुलाकात की जो कि बहुजन समाज के हित में काम कर रहे हैं। इसी साक्षात्कार के कुछ अंश हम आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT न्यूज़। आपने अब तक के भारत के इतिहास में बहुत से नेता देखे होंगे जिन्होंने बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी। आज हमारे साथ में ऐसे ही एक नेता मौजूद हैं जिन्होंने बहुजन के हितों के लिए अपनी ज़िंदगी के 35 वर्ष दे दिए। हम बात कर रहे हैं दिनेश कुमार गौतम जी की, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय बहुजनों के हितों में दिया है। आइए हम सीधे उनके पास लेके चलते हैं आपको और बात करते हैं। नमस्कार गौतम जी, XMT न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपका भी। आपकी पार्टी है बहुजन द्रविड़ पार्टी। सबसे पहले हम इस पार्टी का उद्देश्य जानना चाहेंगे और इसमें जो द्रविड़ शब्द है उसका अर्थ क्या है वो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा दिनेश कुमार गौतम नाम है, जैसा कि आप बताएं। बहुजन द्रविड़ पार्टी का उद्देश्य है, बहुजन का मतलब मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन और द्रविड़ का मतलब है पेरियर का साहब का आंदोलन। मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन, पेरियर साहब का द्रविड़ आंदोलन, दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी बनाई है। बहुजन और द्रविड़ दोनों का समान अर्थ है। आपने जैसे पेरियर साहब के बारे में बताया, लेकिन मैं इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं जो पेरियर साहब के बारे में जानते नहीं हैं। तो हम आपसे चाहेंगे थोड़ा सा उस बारे में रोशनी डालें, जैसे हमारे युवाओं को उसके बारे में जानकारी मिल सके। जिस तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर भारत में OBC, SC, ST, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए आंदोलन चलाया, राजनीतिक आंदोलन चलाया, है ना, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर भारत में चलाया और ये आंदोलन पूरे देश भर में प्रचलित हुआ। हम लोग भी मान्यवर काशीराम साहब के एक कार्यकर्ता हैं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पेरियर साहब ने सेल्फ रेस्पेक्ट और समानता के लिए, सभी में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। वहाँ जैसा कि हमारे पूरे देश भर में हमारी महिलाओं को, जिनको हिंदू व्यवस्था के तहत खड़ी व्यवस्था थी, उस खड़ी व्यवस्था में चतुर्वर्णीय जो व्यवस्था थी, उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में हम लोग शूद्र कहे जाते थे। तो शूद्र सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, संपूर्ण भारत में पाए जाते थे, आज भी हैं। तो जो समस्या इधर थी ऐसी ही दक्षिण भारत में थी। दक्षिण भारत में शूद्रों के साथ जानवर जैसा व्यवहार होता था। तो पेरियर साहब ने ये देखा कि जिनको हमारा समाज पूजता है, जिनका आदर सम्मान करता है, जिनके निर्देशों को मानता है, उनकी धार्मिक मान्यताओं को दोहरा है, वो लोग हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। तो सुना होगा कि हमारी महिलाओं को अंग ढकने का भी टैक्स देना पड़ता था। हाँ, तो इसी प्रकार की तमाम यातनाएं हमारे बहुजन समाज की माताओं बहनों को, हमारे लोगों को झेलनी पड़ती थी। तो पेरियर साहब देखते थे कि जो धर्म के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाले लोग हैं और वो हमारे इंसानों के साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं करते। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जिस तरीके से इधर आंदोलन चलाया, इससे पहले बाबा साहब से आंदोलन जब इधर चल रहा था उस समय पेरियर साहब उधर आंदोलन चला रहे थे। तो पेरियर साहब समानता के लिए आंदोलन चला, यानी कि समान रूप से सबको अधिकार मिलने चाहिए। और ख़ास तौर से उन्होंने जैसे पुरुषों के लिए समानता के लिए आंदोलन चलाया, इसी तरह उन्होंने महिलाओं के लिए भी चलाया। महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए सबसे पहले जागृति लाए भारत में। तो पेरियर साहब जैसे मध्य भारत में महात्मा फूले साहब और माता सावित्रीबाई फूले
क्योंकि आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, इसलिए माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सभी को, पूरे देशवासियों को मैं जयंती की मंगल कामनाएं करता हूं। तो माता सावित्रीबाई फुले ने पहली बार शिक्षा देने का काम देश में किया। 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला। उस स्कूल की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख हुई। भाई उस्मान शेख जी के घर पे ये पहला स्कूल खोला गया था। तो उसी से प्रेरित होकर के, फुले साहब से प्रेरित होकर के, माता सावित्रीबाई फुले के आंदोलन से प्रेरित होकर पेरियर साहब ने भी दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु में माताओं बहनों को पढ़ाने लिखाने और पढ़ने लिखने के लिए जागृत किया, उन्हें तैयार किया, रोजी रोजगार के लिए उन्होंने प्रेरित किया। आज मैं जो देखता हूं कि हमारे पूरे भारत में जिस तरीके से महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर खड़ी रहती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तमिलनाडु केरल में महिलाएं काम करती हैं। मैंने महिलाओं को वहाँ हर क्षेत्र में देखा है। मैं खुद भी गया हूँ, कई बार तमिलनाडु जाने का मुझे मौका मिला है। हमारे साथी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन कुमार मल्ला जी, उनके कारण उन्होंने कई बार हम लोगों को बुलाया, तो मैं उनके साथ केरल और तमिलनाडु खास तौर से गया हूं। और वहां जो मैं देखता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं पूरे देश की महिलाएं समान रूप से, जैसे पुरुषों के लिए ऐसे ही महिलाओं के लिए शिक्षा का काम होना चाहिए। शिक्षित हों, शिक्षा देने का काम करें। अब केरल में तो सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षित भी मिलती हैं और सबसे ज़्यादा हेल्थ क्षेत्र में काम करती हैं। नर्सिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाएं केरल की हैं पूरे भारत में। तो ये अब जैसे कि आपने बताया कि केरल और तमिलनाडु में महिलाएं सबसे आगे हैं, महिलाओं का अच्छा खासा योगदान रहता है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमें संविधान के ज़रिए महिलाओं को अधिकार तो मिले हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जो मौजूदा हालात हैं महिलाओं की, उस पर आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं जो हमारी माताएं बहनें हैं वो पुरुषों की तरह ही अपने आप को सोचें, वो अपने को कम न माने। और हमारी पार्टी में जब हम बीएसपी में काम करते थे मानवर काशीराम साहब के साथ, बहुत सारी कमियां थी मायावती में, लेकिन उस कमियों को इग्नोर करते हुए सिर्फ इसीलिए महिला को आगे बढ़ा दिया काशीराम साहब ने। जानते थे, कहते भी थे कि मायावती में बहुत सारी कमियां हैं, इसको हम सुधार लेंगे, और मायावती को बड़ा नेता मान लिया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मॉरल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। लेकिन मायावती जी ने क्या किया, पूरा देश जानता है कि महिला का जितना सम्मान हम लोगों ने किया है उतना इस भारत में किसी ने नहीं किया। लेकिन उस महिला ने हमें कहाँ पहुँचा दिया, ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, इस देश का शासक समाज बनने के लिए, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनने की बात बाबा साहब ने कही थी। काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब की कही हुई बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए महिला को भी आगे बढ़ा करके बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाहा। लेकिन जिनसे हमारी लड़ाई थी, मनुवादी व्यवस्था के लोगों से हमारी लड़ाई थी, आज वो हमारी पार्टी के मुखिया बन गए हैं, हमें कैडर दे रहे हैं। और जिन लोगों से हमें लड़ना है, जिनसे लड़ करके हमें हक लेना है, आज वो हमारे हक पर आकर के बैठ गए हैं। इसलिए हम लोगों ने मजबूर होकर के बहुजन द्रविड़ पार्टी, हमने शौक के लिए नहीं बनाई है, बहुजन द्रविड़ पार्टी मान्यवर काशीराम साहब का और पेरियर साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन द्रविड़ पार्टी बनाई है। बहुजन द्रविड़ पार्टी का मतलब ही उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भारत का राजनीतिक आंदोलन है ये। जैसे आपने बताया कि बहुजन द्रविड़ पार्टी का उद्देश्य ही बहुजन के विकास के लिए है। जो बसपा में मायावती को लाया गया, उनको एक बड़ा पद दिया गया, बड़े नेता के रूप में वो निखर कर सामने आई, लेकिन फिर भी वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाई जिसके लिए उनको ये पद और ये जिम्मेदारियां दी गई थी। तो मैं जानना चाहूँगा, जब अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें बहुजन द्रविड़ समाज पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी और क्या तैयारियां हैं? हम लोग बहुजन द्रविड़ पार्टी के माध्यम से पूरे देश में और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को जोड़ रहे हैं,
अपनी पार्टी की विचारधारा और अपना मूल उद्देश्य बता रहे हैं। और हमारी ये तैयारी भी थी कि हम लोग इस जो बहुजन द्रविड़ समाज के लोग हैं जो राजनीतिक रूप से उपेक्षित हो गए हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, उनको राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए, राजनीतिक विकल्प देने के लिए हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी बनाई है। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पेरियर साहब की स्मृति दिवस, पेरियर साहब का जन्म दिवस 17 सितंबर, पेरियर साहब का जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 से बनारस से यात्रा शुरू की और मान्यवर काशीराम साहब का स्मृति दिवस 8 अक्टूबर को हम लोगों ने पंजाब में उस यात्रा का समापन किया। 22 दिवस की यात्रा थी, तो उस यात्रा का नाम ही था पेरियर कांशीराम राजनीतिक संदेश यात्रा। तो हम लोगों ने निकाली और पूरे देश भर के लोगों में हमने मैसेज दिया। साथ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी हम लोग इस यात्रा को लेकर गुजरे। तो हम लोगों ने सबको बताया कि भाई राजनीतिक जो आंदोलन है मान्यवर काशीराम साहब का, वो दिशाहीन हो गया है, भटक गया है और लीडर की गलतियों से अब वो आंदोलन एक तरीके से तितर बितर हो गया है। जो इस आंदोलन के हिस्सा हैं, जो लोग हैं, वो इस पार्टी में आकर के आप लोग अपने राजनीतिक भविष्य को यहाँ स्थापित कर सकते हैं और पूरे बहुजन समाज की जो मूल समस्या है उसके लिए लड़ सकते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया था, उस राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन को बहुजन द्रविड़ पार्टी के बैनर से हम लोग लड़ सकते हैं। तो ये बात हमने कही है और अभी भी कह रहे हैं। हम चाह भी रहे थे कि मायावती जी तो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, लेकिन दूसरा जो दल है उनके लोगों में कुछ समझ आए। मैंने देखा है कि अखिलेश यादव भी परशुराम जी की प्रतिमा लगाने की घोषणा कर रहे हैं, इधर मायावती भी परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा कर रही हैं। अब दोनों में कंपटीशन हो रहा है। जबकि मान्यवर काशीराम साहब ने 1995 को पेरियर साहब की जयंती 17 सितंबर 1995 को बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक परिवर्तन चौक बीच में बना हुआ है। वो परिवर्तन चौक 1995 में बना था। कांशीराम साहब ने 17 सितंबर को पेरियर साहब की जयंती पर 5 महापुरुषों की प्रतिमा हमारे सामने लगाई थी। हम उसके गवाह हैं, और हमारे सामने प्रतिमा का अनावरण हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, 5 महापुरुषों की 5 प्रतिमाएं लगी थी। बीच में जो एक पिलर बना है, उस पिलर के बीच में नीचे तथागत बुद्ध की प्रतिमा के लिए जगह खाली थी। तथागत बुद्ध की प्रतिमा तो लगी हुई है, लेकिन बीच में वो जो फाउंडेशन है वो 3 बार टूटे हैं। अम्मा मान्यवर काशीराम साहब की तो प्रतिमा बढ़ गई है, लेकिन पेरियर साहब की प्रतिमा वहां से गायब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक है गोमती नगर के किनारे, बाबा साहब उद्यान के नाम से पहले हमने नाम दिया था, अब उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कर दिया गया है। तो वहां पर भी पेरियर साहब की प्रतिमा लगी थी। मान्यवर काशीराम साहब ने उसका उद्घाटन किया था 97 में। उस स्मारक का उद्घाटन काशीराम साहब ने किया। हम भी उसमें भी मौजूद थे, उनके स्मारक के उद्घाटन पर भी मौजूद थे और 1995 में परिवर्तन चौक के उद्घाटन पर भी मौजूद थे, लेकिन वहां से भी प्रतिमा गायब है। हमारे महापुरुषों का विचार तो गायब है ही है, अब उनकी प्रतिमाएं भी गायब हैं। और फूले साहू अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट, वो आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। अम्मा तो क्या है कि पेरियर साहब की तो प्रतिमा गायब है और परशुराम की मूर्ति के लिए वो कंपटीशन हो रहा है। अम्मा मूर्ति किनकी लगेगी? पेरियर की लगेगी। या मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी तब भी मायावती मुख्यमंत्री भी बनेंगी तब भी परशुराम की मूर्ति लगेगी, और अखिलेश यादव बनेंगे तब भी परशुराम की मूर्ति लगेगी। तो हम तो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही जिस काम को, उसको ये लोग कर देते हैं आसानी से। भारतीय जनता पार्टी जिस कामों को, जबकि आइडियोलॉजिकल रूप से, वैचारिक रूप से उनका काम है, परशुराम की मूर्ति लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है, क्योंकि परशुराम की विचारधारा को वो लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन मूर्ति की घोषणा कौन कर रहा है?
मायावती जी कर रही हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन हम तो चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी में थोड़ी समझ आए और वो परशुराम को छोड़ करके फूले साहू अम्बेडकर की तरफ थोड़ा सा समझे। ओबीसी के हैं वो, ओबीसी शेड्यूल कास्ट को जब तक एक नहीं करेंगे तब तक धार्मिक अल्पसंख्यक हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सर्वाधिक है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत कम है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक हमें अच्छी संख्या में है। तो ओबीसी, अनुसूचित जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, एससी और ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी, इनको अगर जोड़ लिया जाए हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। हमने 1993 में सरकार बना के दिखाई है, माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री 93 में हम लोगों ने बनाया। और हमने किसी ब्राह्मण के, किसी क्षत्रिय के, किसी वैश्य के घर पे वोट मांगा ही नहीं। खुल करके हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ वोट नहीं मांगा। हमने वोट ओबीसी, एससी और धार्मिक अल्पसंख्यक से मांगा और हम लोगों ने 93 में सरकार बना के दिखा दी। आज भी बन सकती है, लेकिन अखिलेश यादव के समझ में आई नहीं रही है। उनको तो अभी भी परशुराम नजर आ रहे हैं, रात में भी सपने में नजर आते हैं। मायावती को तो आ ही रहे हैं, क्योंकि मिश्रा जी उनके तो चांद पे ही बैठे हैं। मायावती की तो चांद पे ही मिश्रा जी बैठे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी परशुराम नजर आ रहे हैं। अब ये समस्या है, अब कैसे जो सरकार बना पाएंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी, अगर अखिलेश यादव बैठ कर के हमसे बात करते या करें तो उन्हें हम ये बात जरूर बताएंगे कि ओबीसी और एससी और धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी के रहते ही हमारी सरकार बन सकती है। हमें तीसरे उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो क्या है, वो परशुराम चिल्ला रहे हैं। अब अगर इस बात को समझा जाए तो ये एक तरीके से बसपा और सपा के लिए एक 2022 के चुनावी आंकड़े भी समझे जा सकते हैं, एक मार्गदर्शन भी समझा जा सकता है। जो गौतम जी ने कहा, अभी मेरा अगला सवाल है कि अगर जिस प्रकार से आपने बताया कि पार्टी काम भी कर रही है और जगह जगह प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दे रही है, तो मैं अपने अंतिम सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि अगर बहुजन द्रविड़ पार्टी की सरकार बनती है या सत्ता में आती है तो उसके बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा या प्राथमिकता रहेगी वो किसको रहेगी? महिला सुरक्षा को या संपूर्ण बहुजन समाज को आगे लेकर जाने के लिए? अगर हम सत्ता में आएंगे तो पहली प्राथमिकता होगी कि बाबा साहब ने जो संविधान में हम लोगों को जो हक अधिकार दिए हैं, जो संवैधानिक हक अधिकार दिए हैं, उन संवैधानिक हक अधिकारों को लागू करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। संविधान में हमें हक अधिकार तो मिले हैं बाबा साहब के द्वारा संविधान के माध्यम से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं 71 वर्ष हो गए और 71 वर्ष में भारत का संविधान लागू नहीं है आज तक भारत में। सबसे बड़ा काम तो यही बाकी है। और संविधान जब लागू हो जाएगा उसमें महिला सुरक्षा भी हो जाएगी, महिलाओं के हक अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे, पुरुषों के हक अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे, सभी बहुजन के हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। संविधान किसी का हक मानना नहीं बताता, जैसे हक देने की बात करता है। जिसके हक नहीं मिले, हक सुरक्षित नहीं है, उनके हक सुरक्षित करने की बात करता है। संविधान किसी का हक लूटने की और हक मारने की बात नहीं करता। तो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होने का मतलब बहुजनों का हक सुरक्षित होना है। जैसे आपने कहा कि 1950 से लेकर अब तक संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ अगर निकाला जाए तो कि संविधान को उतना ही लागू किया गया जिससे उसका फायदा लिया जा सके, और अंतिम में ये घोषणा कर दी जाए कि संविधान में त्रुटियां हैं, संविधान में कमियां हैं। ऐसा कुछ है? आपके नजरिए से क्या है? संविधान के मामले में तो बाबा साहब ने ही 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब संविधान महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा था और संविधान सभा की मीटिंग में कहा था कि हमारा देश का जो संविधान है, जिसको हम लोग आज राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, यह संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले हाथ सही नहीं है तो यह संविधान अच्छा होते हुए भी गलत साबित हो जाएगा। और यह संविधान कितना भी गलत हो,
अगर इसको लागू करने वाले हाथ सही हैं तो ये गलत होते हुए भी अच्छा हो जाएगा। तो अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये संविधान को तो गलत साबित करना उसी दिन से शुरू कर दिया जिस दिन से लागू हुआ है। लागू करने वाले हाथ निष्पक्ष नहीं रहे किसी के भी, ये पक्षपाती लोगों के हाथों में भारत का संविधान आया अब तक। लेकिन संविधान को लागू करने के लिए हम लोग चाहते हैं ओबीसी, एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटी ये आपस में राजनीतिक सामाजिक भाईचारा स्थापित करें तो देश के शासक बनकर संविधान को लागू कर सकते हैं। क्योंकि जब तक संविधान को लागू करने वाले हाथ निष्पक्ष नहीं होंगे तो संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। संविधान को वो लोग गलत साबित करने पर तुले पड़े। मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा, जैसे कि हमारी शुरू से चर्चा चलती चली आ रही है कि जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है वो बहुजनों के हित के लिए काम कर रही है, पिछड़ों के हित के लिए काम कर रही है और अगर सत्ता में आती है तो उनके हक की लड़ाई भी लड़ेगी। तो जैसे कि अभी मौजूदा सरकार में भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं। तो क्या वो पिछड़ों के हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या वो कहीं पीछे छूट रहे हैं जिस कमी को पूरा करने के लिए द्रविड़ समाज पार्टी कोशिश कर रही है या तैयारी कर रही है? देखिए, ऐसे तो महामहिम राष्ट्रपति भी शेड्यूल कास्ट के हैं और उप मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। आज तक मेरा 35 साल का लगभग राजनीतिक जीवन है, मैंने आज तक किसी ओबीसी के नेता को पूरे भारत में ओबीसी को विधायिका में भागीदारी की बात करते हुए नहीं देखा। ओबीसी के विधायिका में भागीदारी की बात करते हुए नहीं देखा। तो फिर ये क्या ओबीसी के प्रतिनिधित्व करेंगे? मतलब उनका क्या मतलब लड़ेंगे? तो ओबीसी के हक की बात यह है, मैं दिनेश कुमार गौतम, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन द्रविड़ पार्टी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो ओबीसी को विधायिका में हिस्सेदारी देने की बात करेगी, जो कि आज तक किसी पार्टी ने इस भारत में नहीं कही है। जब जैसे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को विधायिका में हिस्सेदारी है, ये बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत है। ओबीसी के लोगों में से कोई लड़ने के लिए इस स्तर पर आगे आया ही नहीं। और बाबा साहब जब करना चाहते थे संविधान में व्यवस्था, तो ओबीसी के नेताओं ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। इस बात पे तो जो ओबीसी के हम जिनको कहते हैं वो अपने आप को ओबीसी मानते ही नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान में आर्टिकल 340, आपने अभी कहा कि जिनके बारे में ओबीसी कहते हैं वो अपने आप को ओबीसी मानते नहीं थे। मैं जानना चाहूंगा किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अरे सरदार पटेल साहब अपने को ओबीसी नहीं मानते थे, जबकि वो खुद ओबीसी से हैं। तो अब जब ओबीसी मानते ही नहीं थे तो ओबीसी के लिए लड़ेंगे कैसे? तो अगर वो लड़ते, सरदार पटेल साहब बाबा साहब के साथ लड़ते, तो आर्टिकल 340 जो प्रावधान भारत के संविधान में है वो ओबीसी के लिए है, ओबीसी के हक के लिए है। तो उसी समय प्रावधान हो जाता, उस समय ही हो जाता। पटेल साहब अगर बाबा साहब का साथ देते हुए आर्टिकल 340 पर अड़ जाते तो बाबा साहब तो करना चाह रहे थे संविधान में, और संवैधानिक रूप से ओबीसी के लिए विधायिका में जो हिस्सेदारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो ओबीसी के लिए भी हो जाती। लेकिन मैं तो जैसा मानता हूं कि 82 नहीं हुए। अगर विधायिका में हिस्सेदारी ओबीसी के लिए उस समय हो जाती, 1931 में पूरे भारत की जनगणना हुई थी। 1931 के जनगणना के मुताबिक ओबीसी की 52% हिस्सेदारी है, उनकी आबादी भी है। भाई जब 52% हमारी आबादी है तो 52% उनकी हिस्सेदारी भी बनती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, प्रतिनिधित्व के लिए भी, आरक्षण के लिए भी और विधायिका में भी। उसी तरह हम तो चाहते हैं कि ओबीसी को भी विधायिका में हिस्सेदारी उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे शेड्यूल कास्ट को मिल रही है। लेकिन ओबीसी के नेता आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं मंदिरों में जाके। अब मंदिर में जो नेता विधानसभा लोकसभा में ओबीसी के हक के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वो मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं, तिलक लगाए घूम रहे हैं। या ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के हक सुरक्षित हो पाएंगे तिलक लगाने से, घंटा बजाने से? मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे हम
आम जनता से बात करते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो उनका मानना ये होता है कि नेता चुनाव से पहले बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं और उसके बाद में फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुजनों की लड़ाई है, आर्टिकल 40 की आपने बात की कि उस पर पटेल जी ने नहीं साथ दिया बाबा साहब का। तो जैसे आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आपके पास पावर आ जाती है, तो आम जनता किस प्रकार से भरोसा करेगी कि आप भी सत्ता में आने के बाद अपनी बात पे टिके रहेंगे या कायम रहेंगे? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक ऐसा मैसेज होगा जो कि जनता आपकी तरफ एक विकल्प की तरह देख सके? देखिए, जब तक देश का बहुजन समाज सत्ताधीश नहीं बनता है, तब तक हमारी मांग है कि ओबीसी को भी शेड्यूल कास्ट की तरह ही भागीदारी मिलनी चाहिए। और जिस दिन ओबीसी और शेड्यूल कास्ट धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ सत्ता में आएगा, तो हमें आरक्षण मांगेंगे नहीं किसी से। हम आरक्षण उनको देंगे जिनकी आबादी 3% है, जिनकी आबादी 5% है, जिनकी आबादी जितनी भी है। वो जो आज हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व होता है, भागीदारी होती है, वो भागीदारी का विरोध कर रहे हैं। यानी हम देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आबादी वाले लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व का विरोध कौन कर रहे हैं? जिनकी कम आबादी है। और जो कम आबादी वाले लोग हमारे हक को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, हथियाए बैठे हैं, वो हमारा हक देना नहीं चाहते। हक कोई किसी का देता नहीं है, हक तो छीनना पड़ता है संवैधानिक, क्योंकि हमारे भारत में संवैधानिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक संवैधानिक सिस्टम के तहत हम लोगों को अपने हक हासिल करने होंगे। हम हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो हम फिर 100% में से जिसकी आबादी जितनी है उनको बराबर हक देंगे। पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, SC ST हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, और जो भी अपने आप को हैं, उन सबको उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक, उनकी आबादी के मुताबिक उनका प्रतिनिधित्व ईमानदारी से हम देना चाहते हैं। हम किसी का बेईमानी नहीं करेंगे। जो लोग हमारी बेईमानी कर रहे हैं, हम उनके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ बेईमानी हो रही है, इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। जो कांसीराम साहब जिस तरीके से लड़ रहे थे, उसी तरीके से आज बहुजन द्रविड़ पार्टी भी उसी पैटर्न पर लड़ाई लड़ रही है और उसी पैटर्न पर आगे भी लड़ेगी। अगर सत्ता में आती है तो मान्यवर कांसीराम साहब जो चाहते थे, पेरियर साहब जो चाहते थे, उसके मुताबिक ही हम व्यवस्था तय करेंगे। तो आप सबने सुना, ये थे हमारे साथ गौतम जी। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि जो आपके मैसेज हैं वो दर्शक तक जाएं और दर्शक उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार गौतम जी, बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर भारत के प्रभारी भी हैं जी। और गौतम जी उत्तर भारत के प्रभारी भी हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि जो द्रविड़ पार्टी, बहुजन द्रविड़ पार्टी का जो उद्देश्य है वो बहुजनों के हित के लिए है, बहुजनों की भागीदारी को राजनीतिक स्तर पर बढ़ाने के लिए है, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो उन्होंने अपनी विचारधारा रखी और जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश में, जो मौजूदा स्थिति है पूरे भारत में बहुजनों की स्थिति को लेकर, राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर, उस पर पूर्ण रूप से बहुजन द्रविड़ पार्टी कार्य करने के लिए आतुर है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी। ये हमने हैंडबिल बनाया है, अपील है ये हमारी, और ये 6 पेज की है। इस तरीके से इसमें हमारी पार्टी का पूरा मूल उद्देश्य इसमें हम लोगों ने लिखा है और हम ये बांट रहे हैं। हम आपको भी दे रहे हैं, इसे पढ़िएगा और हमारे माध्यम से, आप अपने माध्यम से हमारे उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। और आज भी जो आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं या हमारे से साक्षात आपकी वार्ता हो रही है, और हमारा जो देश का जो बहुजन समाज है, बहुजन द्रविड़ समाज है, वो आपके माध्यम से हम तक पहुंचेगा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी हैं। सुना अभी दिनेश जी को, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग सुने, देखें, समझें, अपने अधिकारों को समझें, अपना स्तर है वो बढ़ाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।